मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना सबसे ईज़ी है, वो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही है। स्टार्टअप्स की हमें बहुत ज़्यादा नीड है रूरल एरियाज़ में इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इस लॉ को पास करने से अगर कंट्री की कंडीशन 10 टाइम बेटर हो रही है तो ये लॉ पास क्यों नहीं करा जाता। आप एक वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम का वर्ल्ड क्लास सोल्यूशन इंडिया में ला के रख दो एंड पीपल उसे स्टिल रिजेक्ट करेंगे। आई नो दिस इज अ वेरी बोल्ड क्लेम बट आई मीन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। सो रिसेंटली मैं काफ़ी सारे इकोनॉमिस्ट को ये लाइन कहते हुए सुन रहा हूँ जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। And this is why I am confident to say that India can never grow like China. It does hurt a lot as a someone who is actually trying to build the new India by solving the problems and मैं उसे डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ ताकि मैं एक इनिशिएटिव स्टार्ट कर सकूँ to influence others to solve problems for India. But economics का काम होता है लिमिट्स को बताना, but as a problem solver हमारा काम होता है लिमिट्स को सॉल्व करना। So इस वीडियो में मैं टेस्ट करने वाला हूँ कि वो लिमिट सॉल्व हो सकती है कि नहीं। बट इसमें एक प्रॉब्लम है, एक कंट्री में बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स होते हैं जो कि ये डिसाइड करेंगे कि ये कंट्री ग्रो करेगी या फिर स्टक होगी। बट मुझे नहीं लगता कि हम वो सारे बिलियंस ऑफ पैरामीटर्स वीडियो में बात कर पाएंगे। बट ऐसे एक 8 वेरिएबल्स हैं जिनके बेसिस पे एक कंट्री के ग्रोथ एंड उसका पोटेंशियल देखा जा सकता है। वीडियो में हम देखने वाले हैं कि उन 8 वेरिएबल्स में ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं एंड हाईएस्ट लेवरेज क्रिएट कर सकते हैं इंडिया के लिए, जिससे हमारी कंट्री एक बेटर प्लेस बन सके कंपेयर टू व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन दिस कंट्री। इट्स जस्ट ट्रूली सैड। फर्स्ट लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन। मैं आपको इसका आंसर देने के लिए 3 सेकंड दूंगा। द क्वेश्चन इज व्हाट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया? जस्ट वन वर्ड, 1 2 3, इट्स पॉपुलेशन। ये होगा आप में से ज्यादातर का आंसर। बट अब आता है इंटरेस्टिंग पार्ट। अगर आप इकोनॉमिक्स के टर्म्स में देखोगे तो एक कंट्री के लिए ज्यादा पॉपुलेशन मींस मोर एडवांटेज, मोर वर्कर्स, मोर कंज्यूमर्स, मोर एंटरप्रेन्योर्स, मोर फैक्ट्रीज, आई मीन एवरीथिंग मोर। सो इंडिया के लिए पॉपुलेशन एक डिसएडवांटेज क्यों बन के रखा है? इसको दिखाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जो कि मुझे काइंड ऑफ इट जस्ट मेक्स मी फील लाइक वियर्ड। Look at this. In India, around 45% of the workforce, I mean the total workforce, is in agriculture, which is a good thing. हमारा देश हमेशा से एक एग्रीकल्चर कंट्री रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि 45% ऑफ वर्कफोर्स जस्ट प्रोड्यूस कर रही है अराउंड 15% ऑफ जीडीपी। Isn't that crazy enough for you to think about? Why is that? And the crazy part, इसे सॉल्व करना सबसे easiest है। I know it is hard, but impossible नहीं है। So हमारी गलती हो कहाँ रही है कि हमारी इतनी बड़ी पॉपुलेशन इतना कम जीडीपी प्रोड्यूस कर रही है, बट एंटायर अदर 65% वो कुछ ज्यादा नहीं दे रही। आई मीन जितना उनका पोटेंशियल है उससे काफी कम है। बट व्हाई इज दैट हैपनिंग? एंड द आंसर ऑफ दैट इज वेरी सिंपल। एक ऐसा सिस्टम जो कि कन्वर्ट करता है लार्ज पॉपुलेशन को एक ग्रेटर वर्कफोर्स में, वो आइदर टू वीक है या फिर है ही नहीं। कुछ सिस्टम तो आज तक लोगों तक पहुंचा ही नहीं कुछ पार्ट ऑफ इंडिया में। एंड यही सिस्टम जब एक्चुअली में वर्क करता है तो हमारी पॉपुलेशन बनती है एक सुपर पावर में, एंड अगर वो फेल होता है तो वो बनता है प्रेशर में, विच इज व्हाट्स हैपनिंग राइट नाउ इन इंडिया। ये सिस्टम बना हुआ है 7 वेरिएबल से। अगर हमने उन वेरिएबल की सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करा तो हम इंडिया को एक ऐसी पोजीशन में डाल सकते हैं जहां पे हम यूएस एंड चाइना के साथ compete कर सके इन एवरीथिंग। आई नो दिस इज अ वेरी बोल्ड क्लेम बट आई मीन यू हैव टू स्टार्ट समवेयर। As a visionary, you have to have bold ideas in order to do something great. Even I do fail, which is the most probably chance. I don't think I care enough about it. I'll just do it again. Now, इन वेरिएबल को डिस्कस करने से पहले मैं 2 चीजें काफी क्लियर करना चाहता हूँ। फर्स्ट, अगर आप बिल्डर हो या फिर आप रिसर्चर हो या फिर यू आर एंटरप्रेन्योर, आई वांट यू टू पे अटेंशन केयरफुली, बिकॉज हर एक प्रॉब्लम जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो एक आइडिया होने वाला है जिसको आप यूज कर सकते हो टू डू समथिंग इम्पैक्टफुल, टू डू समथिंग ग्रेट फॉर आवर कंट्री। एक पॉपुलेशन सुपर पावर तभी बनती है जब वो प्रोडक्टिव बनती है, बट उन्हें प्रोडक्टिव वर्कफोर्स में कन्वर्ट करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंटायर वीडियो इज एजुकेशन। बट एक चीज मैं क्लियर करने वाला हूँ, मुझे पता है कि एजुकेशन सिस्टम कितना खराब है, वो सभी को पता है। मैं उसके बारे में अगले 10 मिनट तक बात नहीं करने वाला हूँ। बट वन थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट एजुकेशन सिस्टम मेनली इज दिस। सो एक बच्चा जब उसका पहला दिन होता है स्कूल में, सो वो अपनी लाइफ के एक उस स्टेज पे जहाँ पे वो सबसे ज्यादा क्यूरियस होने वाला है अबाउट एवरीथिंग, and the first thing he gets to learn is being keep quiet। ये सिखाया जाता है कि इंस्ट्रक्शन एंड गोल्स के बाउंड्रीज में कैसे रहना होता है, एंड इससे उस बच्चे की क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस सब कुछ गिरना चालू हो जाता है।
एंड ये सेम प्रोसेस चलता रहता है अगले 14 से 15 सालों तक। एंड जब वो बच्चा स्कूल से बाहर निकलता है तो वो अपनी लाइफ की एक स्टेज पे होता है जहाँ पे उसमें कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, उसमें कोई रिस्क कैपेबिलिटी नहीं है, वो किसी को अप्रोच नहीं कर सकता। ही कांट इवन थिंक अबाउट हिमसेल्फ, ही नीड समवन टू डायरेक्ट हिम। दैट्स द कंडीशन ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इन दिस कंट्री राइट नाउ। बेसिकली वो माइंडलेस रोबोट्स बन जाते हैं जिनका कोई काम नहीं है। वी शुड ट्राई टू क्रिएट अ एनवायरनमेंट जहाँ पे हम स्टूडेंट्स को उनकी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं एंड एक मीडियम दे रहे हैं जिसके वजह से वो उन्हें एक्सप्लोर कर सके। दिस इज the most theoretical answer of how our education system look like. This is it. सेकेंड वेरिएबल आता है हेल्थ एंड ये काफी इंपॉर्टेंट है। नो मैटर आपके पास कितनी अच्छी पॉपुलेशन है, वो कितने स्किल है, अगर वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे बिकॉज दे आर malnourished, they are mentally depressed, they are not living their life to fullest, I don't think कि वो कुछ भी कर पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग, अब हेल्थ केयर के भी दो पार्ट आते हैं जो कि मुझे लगता है इंडिया में अभी बस एक ही पार्ट फॉर्म हुआ है, सेकेंड पार्ट स्टिल फॉर्मेशन में है जो कि काफी जरूरी है। अगर एक पर्सन बीमार पड़ता है तो हमारे पास ऐसा हेल्थ केयर सिस्टम होना चाहिए कि हम उसे इफेक्टिवली ट्रीट कर सके। अब इसमें भी दो पार्ट आते हैं। रूरल इंडिया में द मेन प्रॉब्लम विद हेल्थ केयर सिस्टम इज कि सब कुछ दूर है। आई मीन एक पर्सन को अगर बेसिक कुछ डायग्नोज भी है, अगर बेसिक प्रॉब्लम्स भी है तो उसके लिए उसे बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा टू गेट टू सम प्लेस जहाँ पे उसे मे बी कुछ एवरेज डॉक्टर मिल सके जो कि उससे ट्रीटमेंट कर सके एंड इसके लिए उसे काफ़ी ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ वाई इट इज़ सो मच एक्सपेंसिव इन रूरल एरियाज टू गेट हेल्थ केयर। अगर आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं करा है, आई मीन मैंने एक्सपीरियंस करा है, मैंने रियल आंखों से देखा है कैसे हेल्थ केयर सिस्टम वर्क करता है इन रूरल एरियाज। आई कांट इवन टेल यू दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वो इतने ज़्यादा कैपिटलिज्म वाले हैं। जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं रूरल एरियाज में वो कोई काम के नहीं है। तो अर्बन एरियाज में अच्छे हैं बट रूरल एरियाज में कुछ काम के नहीं है। अर्बन एरियाज में ये प्रॉब्लम है कि हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है यहाँ पे, मैं मानता हूँ। तो एंड मैंने इसकी सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रखी है। मेन प्रॉब्लम जो मैंने सॉल्व करी है जो अर्बन एरियाज में हेल्थ केयर सिस्टम के साथ है वो ये है कि यहाँ पे हॉस्पिटल अच्छे हैं। द मेन प्रॉब्लम इज यहाँ पे सैचुरेशन इतनी ज्यादा है पेशेंट्स की कि हमारे पास इतना इनफ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो पा रहा हॉस्पिटल का कि हम उन सारे पेशेंट्स को ट्रीट कर सके। अब इस प्रॉब्लम को मैंने कैसे सॉल्व करा कि एक पेशेंट की एंट्री से लेके एग्जिट तक अगर हम उस टाइम को 45% कट डाउन कर रहे हैं जो मैंने करा है, तो हम जो 45% से जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है उसमें हम ज्यादा पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं। एंड ऐसे हम एक हॉस्पिटल की कैपेसिटी को ऑलमोस्ट 45 to 50% बढ़ा सकते हैं। दिस इज हाउ आई हैव सॉल्व्ड दिस प्रॉब्लम। यू कैन वॉच द एपिसोड नंबर 1 ऑफ माई सीरीज विच इज सॉल्विंग इंडियाज बिगेस्ट प्रॉब्लम यूजिंग AI। गो एंड वॉच इट, यू विल नो मोर अबाउट दैट। मेन प्रॉब्लम इज कि हमें स्टार्टअप्स चाहिए जो कि रूरल एरियाज में स्टार्टअप्स की हमें बहुत ज़्यादा नीड है रूरल एरियाज में इस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए। मैं बता नहीं सकता कितनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। एट मिनिमल कॉस्ट ऑपरेट करे, लाइक ब्रेक इवन पे ऑपरेट करे बट दे आर मेकिंग सम प्रॉफिट। सो अर्बन एरियाज में मुझे नहीं लगता कि कोई चेंजेस होने की ज़रूरत है। जो दूसरे वेरिएबल्स में प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं, आई मीन इसके बारे में बात करने वाले हैं, वो से ऑटोमेटिकली इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगी जो अर्बन एरियाज में हेल्थ केयर सिस्टम के साथ है। थर्ड वेरिएबल जो आता है वो इकोनॉमी। आई मीन लेट्स बी ऑनेस्ट, हमने दो प्रॉब्लम्स ऑलरेडी सॉल्व कर लिए। फर्स्ट इज एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। नाउ वी हैव अ वर्कफोर्स जो कि रेडी है काम करने के लिए। बट अगर हमारे पास कोई स्ट्रेटेजिक प्लान नहीं है जिनसे हम उस वर्कफोर्स का फुल पोटेंशियल निकाल पाए, सो मुझे नहीं लगता कि इस वर्कफोर्स को कुछ भी मतलब हुआ बनाने का। एक कंट्री ग्रेट तब बनती है जब उसके स्मार्ट लोगों के पास राइट टूल्स होते हैं। आप किसी भी अच्छी कंट्री को उठा के देख लो, उनके पास कोई ना कोई टूल था, इकोनॉमिक टूल, जिनका उन्होंने यूज करा है टू डेवलप देमसेल्फ। यूएस के पास थी टेक्नोलॉजी, चाइना के पास थी मैन्युफैक्चरिंग। एंड यू नो व्हाट इंडिया नीड्स? इंडिया नीड बोथ ऑफ देम एंड मोर, जो कि हमारे पास ऑलरेडी है बिकॉज ऑफ आवर डाइवर्सिटी। मैन्युफैक्चरिंग आई मीन वी डू नीड ताकि इंपोर्ट्स कम हो। सेकंड, टेक्नोलॉजी वी डू नीड बिकॉज टेक्नोलॉजी आपको अलाउ करती है टू स्केल एट द कॉस्ट ऑफ ऑलमोस्ट जीरो। व्हाट आई मीन बाय दैट, अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाने वाला बिकॉज काफी सारे लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। अगर आप एक चीज को डेवलप करते हो आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट, जो कि उसकी कॉस्ट होती है बनाने की, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। दैट्स व्हाट टेक्नोलॉजी इज। मैंने लेट्स से कोई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, बेशक मेरा काफी सारा पैसा गया R&D में, डेवलपमेंट में, बट आफ्टर आई हैव डेवलप्ड द टेक्नोलॉजी, नाउ आई कैन स्केल दैट टेक्नोलॉजी टू इन्फिनिट बिकॉज कॉस्ट ऑफ रेप्लिकेशन इज ऑलमोस्ट जीरो। दैट्स व्हाट टेक्नोलॉजी इज व्हाई सो इम्पोर्टेंट। दैट्स व्हाई US is so ahead of China, even though
चाइना शुड बी मोर एडवांस। हम इसका एक्चुअली में इस्तेमाल करेंगे कैसे? एंड इसका इस्तेमाल करा जाएगा इकोनॉमिक हब बना के। इकोनॉमिक हब एक कॉन्सेप्ट है विच बेसिकली मीन कि हम एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी को चूज करने वाले हैं एंड हम उसे डेजिग्नेट करने वाले हैं इंडस्ट्री के लिए। एंड जितने भी रिसोर्सेज उस इंडस्ट्री को चाहिए इफेक्टिवनेस के साथ रन होने के लिए एंड एफिशिएंसी के साथ रन होने, वो सारे एक स्पेसिफिक ज्योग्राफी में। इसका बेस्ट एग्जांपल जो मैं देना चाहूंगा वो सिलिकॉन वैली। वहाँ पे आपको सारे रिसोर्सेज मिलने वाले हैं विच विल हेल्प यू टू बिल्ड अ स्टार्टअप, अ ग्रेट स्टार्टअप। वहाँ पे आपको सारे बैंक्स मिलेंगे, वहाँ पे आपको सारे वीसीज मिलेंगे, वहाँ पे आपको बेस्ट लोग मिलेंगे जिन्हें आप हायर कर सकते हो। बेसिकली इट्स अ इकोनॉमी हब जहाँ पे आप पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए कुछ भी करना काफी ईजी है, बिकॉज एवरीथिंग यू नीड टू डू फॉर दैट इंडस्ट्री, वो सारे रिसोर्सेज वहीं पे हैं। एंड मुझे लगता है कि इंडिया में हम बहुत सारे इकोनॉमिक हब बना सकते हैं। सो बेंगलोर में जैसे हमारे पास फर्स्ट टेक्नोलॉजिकल हब है एंड वी नीड मोर ऑफ देम। एक लौता इनफ नहीं है। सो इट्स नॉट लाइक कि हमें फोकस नहीं करना मैन्युफैक्चरिंग पे, फोकस नहीं करना है टेक्नोलॉजी पे, बट वी हैव टू कीप अ बैलेंस ऑफ दैट। प्लस वी शुड फोकस ऑन मोर डाइवर्सिटी। फॉर इंस्टेंस लेह लद्दाख को हम यूज़ कर सकते हैं डिफेंस एरिया के लिए। सो वहाँ पे एक अलग इकोनॉमिक हब होना चाहिए डिफेंस एरिया के लिए। आई मीन साउथ साइड में काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशन होती है कॉफ़ी एंड टी की, सो देयर शुड बी अ हब फॉर दैट। हर एक अंडररेटेड चीज़ जिसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल है, बट दे आर अंडररेटेड, हमें उस पर फोकस करना चाहिए ताकि हम उसे एक इकोनॉमिक हब में कन्वर्ट कर सके स्पेसिफिक जोग्राफिकल एरिया में। एंड ऐसे आपको काफ़ी सारे मिलने वाले। राजस्थान में आपको काफ़ी सारा कल्चरल हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स मिलने वाले हैं which is really good। ऐसे में काफ़ी सारे एग्जांपल दे सकता हूँ, बट आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। नेक्स्ट वेरिएबल आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आई मीन आप इकोनॉमिक हब को कैसे रन करने वाले हो अनटिल एंड अनलेस यू विल हैव अ सपोर्टिंग सिस्टम जो कि उस इकोनॉमिक हब को रन करने में हेल्प कर रहा है। अब उसमें आता है रोड्स, उसमें आता है हॉस्पिटल, उसमें आता है हाउसिंग। राइट नाउ जो प्रॉब्लम है इंडिया में काफी ज्यादा, इवन यू कैन सी इन द बैंगलोर कि इवन दो वो एक टेक्नोलॉजिकल हब बन चुका है बिकॉज इट्स नॉट डिजाइन प्रॉपरली। हाउसिंग अच्छी सी नहीं है, ट्रैफिक रहता है हर टाइम। सो यू कैन सी ऑल ऑफ द प्रॉब्लम विच इज हैपेंड ड्यू टू पुअर प्लानिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इकोनॉमिक हब। हमने इकोनॉमिक हब मान लो बना भी लिया, तो लोग कैसे मूव करेंगे, वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे, उनकी हाउसिंग कैसे होने वाली है। सो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी हैव टू सॉल्व इन इंफ्रास्ट्रक्चर इटसेल्फ। एंड इसमें मैं बस 3 पॉइंट्स रखना चाहूंगा, मूवमेंट, एनर्जी एंड अर्बनाइजेशन। मूवमेंट इज बेसिकली अब इसमें काफी ज्यादा लाइक आर्किटेक्चर प्लानिंग वाला बात आ गया, बट मुझे काफी कुछ पता है इसके बारे में, मैं बात कर सकता हूँ। बट द थिंग इज I want to make this video very short. I don't want to make this video hour long, which I want to, but कुछ कंस्ट्रेंट है जिसके वजह से मैं इस वीडियो को इतना लंबा नहीं बना पा रहा। सो मैं काफी शॉर्ट में बताने वाला हूँ चीजों को। मान लो एक पर्सन है एंड हमने एक ड्रॉ करा सर्कल अबाउट लाइक 10 किलोमीटर्स एंड ही इज इन द सेंटर। उस 10 किलोमीटर के अंदर वो सब कुछ होना चाहिए जो उसे चाहिए इन ऑर्डर टू सस्टेन अ गुड लाइफ। That's what basically movement is. I mean energy काफी ज्यादा वैल्यूबल होती जा रही है, जैसे इवन स्पेशली इन AI वर्ल्ड जहाँ पे मेन फॉर्म ऑफ वैल्यूबल करेंसी जो अब बनने वाली है वो है कंप्यूट। बट कंप्यूट आता कहाँ से है? इलेक्ट्रिसिटी से। एंड इसका आंसर काफी सिंपल है, वी जस्ट हैव टू इंस्टॉल पावर ग्रिड्स आउटसाइड द इकोनॉमिक हब। दिस इज द आंसर ऑफ इट। एंड लास्ट इज अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन का काफी सिंपल मतलब है ये कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाना इन इकोनॉमिक हब्स में जो क्रिएट होने वाले हैं। दैट्स इट। अब इसको काफी वे में बढ़ाया जा सकता है बाय हैविंग अ गुड लाइफस्टाइल देयर, हैविंग अ सिटी विद नो pollution, good nature, a lot of things. How you can build startup in this particular variable? It's basically like you should try to reach out to government, build a plan and वो government के पास लेके जाओ, because government is more likely to fund you if you have a solid plan for an economic hub. I'm saying कि this government is trying so hard to create new economic hubs। जैसे मैं दिल्ली के बाहर देख रहा हूँ, मेरठ में काफी ज्यादा पुश करा जा रहा है एक न्यू इकोनॉमिक हब बनाने के लिए। अब आता है गवर्नमेंट एंड मुझे लगता है कि नो मैटर हम कितनी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, जितनी मैंने अभी बात करी, उसका कोई मतलब नहीं है अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ गवर्नमेंट who's actually passionate about solving these problems. And I think current government है वो passionate है। मेन प्रॉब्लम जो गवर्नमेंट के साथ राइट नाउ वो हो रही है वो सेंट्रल लेवल पे नहीं है। सेंट्रल लेवल पे काफी अच्छे डिसीजन लिए जा रहे हैं कंट्री के लिए, कुछ स्टूपिड डिसीजन भी लिए जा रहे हैं जैसे इथेनॉल वाला केस। सो उसके बारे में नहीं बात करते, बट मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द पॉलिसीज, लॉज और डिसीजन जो बनाए जा रहे हैं सेंट्रल लेवल पे वो काफी अच्छे हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम आ रही है गवर्नमेंट के साथ वो ये आ रही है कि लोकल लेवल पे जाती उन डिसीजंस का पता नहीं क्या
होता है वो खत्म हो जाता है। एंड दो चीजें, करप्शन एंड अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल काफी करप्ट हैं, सारे करप्ट हैं। मैं तो कहूँगा इवन IAS IPS करप्ट हैं इस देश के। मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना सबसे ईजी है वो प्रॉब्लम क्यों नहीं सॉल्व हो रही। इस लॉ को पास करने से अगर कंट्री की कंडीशन 10 टाइम बेटर हो रही है तो ये लॉ पास क्यों नहीं करा जाता कि अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय पकड़ा जाता है किसी भी करप्शन के बीच में, बेसिकली he'll have to spend 5 years in jail and maybe 10 lakh of fine। ये लॉ पास कर दो, देखो कैसे एक साल में इस कंट्री की कंडीशन कितनी बेटर होती है। बिकॉज ऑफ दिस अकाउंटेबिलिटी आएगी, करप्शन खत्म होगा, अकाउंटेबिलिटी यूं आएगी कि अब प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। बट गवर्नमेंट का मेन अप्रोच क्या होना चाहिए टुवर्ड्स इट्स पीपल, बिकॉज गवर्नमेंट को देखो नेक्स्ट इलेक्शन तो जीतना है। उनको मेन मोटिव यही होता है, दे शुड बी गोइंग इन अ वे जहाँ पे वो इलेक्शन भी जीते रहे एंड लोगों का हेल्प भी हो रहा है। वो ये जितने भी हमने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी वो एक्चुअली इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, इसे ट्राई कर रहे हैं सॉल्व करने का। बट हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल ऑफ इंडिया इज थ्रू अवेयरनेस। इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो मुझे लगता है वो अवेयरनेस। आप एक वर्ल्ड क्लास प्रॉब्लम का वर्ल्ड क्लास सोल्यूशन इंडिया में लाके रख दो एंड पीपल उसे स्टिल रिजेक्ट करेंगे। डू यू नो व्हाई? अवेयरनेस नहीं है। व्हाई यू थिंक कि सिविक सेंस इंडिया में एक मेजर प्रॉब्लम है? Why is that? This is because of awareness. So government को काफी ज्यादा फोकस करना चाहिए on awareness, on rallies, on campaigns, जो कि लोगों को अवेयर कर रही है about their rights, about what government is trying to do in specific areas. क्या हेल्प हो रही है उन लोगों की उनसे। And through this they can have their poster, their branding, so they can promote their party for increasing the chances of winning the next election, which is what every political party wants to do. And उसमें कोई खराबी नहीं है अगर काम अच्छा है, उस काम को अगर अच्छे से रिप्रेजेंट करना आता है, जो कि मेन प्रॉब्लम है। इवन दो आपका अगर काम अच्छा है ना, आप इस कंट्री में कुछ नहीं कर पाओगे। मैं कहता हूँ प्रशांत किशोर बेस्ट एग्जाम्पल है। ही इज द समवन जो कि बिहार की पूरी हिस्ट्री को चेंज कर सकता था अगर वो इस बार के इलेक्शन में जीतता तो, बट स्टिल वो इलेक्शन में नहीं जीता। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पे स्मार्ट होने से आप एक गवर्नमेंट को फॉर्म कर लोगे, लोगों की लाइफ को बेटर कर लोगे? नहीं, until unless you do awareness। The next variable is global competitiveness and इसमें काफी सिंपल है। इसका बेसिकली मतलब है कि हमारी राइट नाउ कंडीशन क्या है विद अदर कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ। जो मैं देख पा रहा हूँ कि हमारी काफी ज्यादा अच्छी कंडीशन है डिप्लोमेटिक टर्म्स में, बट नॉट इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट टर्म। मुझे जो लगता है कि इंडिया को ज्यादा फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए FDI पे। FDI का मतलब होता है कि हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को अपनी कंट्री में ला रहे हैं, बट हमें जो मेन FDI पे फोकस करना चाहिए वो करना चाहिए टेक्नोलॉजिकल वाले पे। इसका ये मतलब होता है कि आप एक ऐसी कंपनी को अपने देश में ला रहे हो जो कि काफी ज्यादा एडवांस है इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। अब मेन क्या चाहता है जो हमें करना है, हमें ये करना है कि जितनी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स वाली कंपनीज आए इंडिया में, उनके साथ एक रूल बनाया जाए। वो जितना भी R&D करेंगे, जितनी भी डेवलपमेंट करेंगे, वो लोकल बेस्ड होगी एंड दे हैव टू ट्रेन आवर वर्कर्स, they have to do everything in this country itself। and ये चीज काफी ट्राई करी गई है इंडिया में, बट इसमें एक जो मेन प्रॉब्लम ये आती है वो ये कि कॉपरेशन में होती है लोकल लेवल पे। हमारे इतने लॉज ही खराब है, मैं क्या बताऊं। FDI लोकली रन ही नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ देयर लॉट ऑफ थिंग्स दैट जो कि उसे सपोर्ट ही नहीं करने देते। अब इसमें काफी सारे पॉइंट आ गए कि क्यों ऐसा होता है कि FDI इंडिया में आते ही अच्छे से काम नहीं कर पाता। इसमें आता है करप्शन आ गया, जितनी भी प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्लो है। मैं काफी अच्छा एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर इंडिया में आपको एक कंपनी फॉर्म करनी है तो आपको मिनिमम 1 महीना लगने वाला है जितना मुझे लगता है, बट वही कंपनी अगर आपको चाइना या फिर US में फॉर्म करनी है, सो आई नो अ पर्सन जिसने मुझे ये बताया कि अगर आपको चाइना में कंपनी फॉर्म करनी है ना, तो विद इन 3 आवर्स आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए अपनी कंपनी को क्रिएट करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। इन जस्ट 3 आवर्स यू विल हैव योर कंपनी रजिस्टर्ड रेडी टू स्टार्ट। बट इन इंडिया यू हैव टू गो थ्रू सो मच प्रोसीजर, जितना एक्स्ट्रा लेवल है उसमें एक्स्ट्रा करप्शन भी है। सो आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन FDI। अब FDI के भी काफी सारे पॉइंट्स हैं कैसे करना चाहिए। We'll talk more about this, but this is one of the variable that we have to work on। लास्ट वेरिएबल जो आता है वो है डिफेंस, एंड मैं इसके बारे में ज्यादा कहना चाहता हूँ, बट मैं बस 2 चीजें कहूंगा। फर्स्ट, इंडिया का डिफेंस सिस्टम काफी अच्छा है। What I mean by defense system is our air force, our main army and our navy. They are really good at what they do। कोई कंप्लेन नहीं है। The main problem is कि हमारे डिफेंस सिस्टम में एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी अभी तक इंट्रोड्यूस नहीं हुई जो कि हमें प्रिपेयर करेगी मॉडर्न वॉरफेयर के लिए। इवन मॉडर्न में छोड़ो, बेसिक में भी काफी सारी प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारे पास इनफ कार्गो प्लेन्स नहीं है, लेट्स से C-17 ग्लोब मास्टर हो गया, IL-76 हो गया, एंड काफी सारे एयरक्राफ्ट हैं, सब शॉर्ट पे चल रहे हैं। वी नीड मोर ऑफ देम, वी नीड
more of fighter jets, we need more of helicopters. काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है हार्डवेयर की भी, सॉफ्टवेयर की भी, एंड इसको सॉल्व करना काफ़ी ईजी है, जस्ट प्राइवेटाइजेशन करना है, एंड वो हो रहा है, मुझे पता है आईडेक्स के थ्रू। जैसे आईडेक्स में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डिफेंस की, वो वहाँ पे पुट आउट की जाती है ताकि स्टार्टअप्स पिच आउट कर सकें, बिड कर सकें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। बट मेन प्रॉब्लम ये आती है कि जो मैंने अभी बात करा कि प्रोसेस इतनी लंबी है। फर्स्ट आपको, आपकी अगर कंपनी 2 साल से भी ज़्यादा पुरानी है तो आपके पास बेटर चांस है बिड में एंट्रेंस लेने का। आप बिड में जीत भी जाते हो तो आपको अपने प्रोडक्ट को प्रूव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा 3 से 4 साल मतलब अच्छे से स्पेंड करना होगा जस्ट टू प्रूव योर प्रोडक्ट। आपको अलग अलग फ्रंट लाइन्स पे जाके अलग अलग कर्नल्स को अपने प्रोडक्ट को दिखाना पड़ेगा, टेस्ट करवाना पड़ेगा। सो अगर आपके पास ज़्यादा फंडिंग नहीं है तो मुझे नहीं लगता आप कुछ कर सकते हो डिफेंस इंडस्ट्री में। एंड इवन दो स्पेशली मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट डिफेंस इंडस्ट्री में ही है। सो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को थोड़ा ईज आउट करना चाहिए स्टार्टअप्स को। मुझे पता है कि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है डिफेंस, बट दे शुड काइंड ऑफ ईज आउट फॉर स्टार्टअप्स टू कम इन डिफेंस इंडस्ट्री। सो ऑलमोस्ट वीडियो खत्म होने वाली है एंड इन सारे वेरिएबल्स में मैंने काफ़ी ज़्यादा डीप में बात नहीं करी। मैं करना चाहता था बट देयर आर सम कंस्ट्रेंट्स जिसकी वजह से मैं इस वीडियो को लंबी नहीं बना सकता। सो आई विल टॉक अबाउट देम इन माय डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, जिसे आप फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आप अगर किसी पर्टिकुलर आइडिया में इंटरेस्टेड हो, सो यू कैन आस्क मी अबाउट दैट आइडिया। ज्वाइन द डिस्कॉर्ड कम्युनिटी। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।